सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उसकी नरम किरणें पेड़ों के घने झुरमट से छनकर जमीन पर गिर रही थी। परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के साथ हर तरफ एक कुदरती सुकून फैला हुआ था। लेकिन उस खामोशी को अचानक एक सिसकी की आवाज़ ने तोड़ दिया। वो जो अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए आया था चौंक पड़ा। आवाज़ पास ही किसी पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने गर्दन घुमा कर देखा। एक पल को दिल बैठ सा गया। लेकिन वो खान था, खानज़ादा। ना कभी डरे थे और ना डरने का इरादा रखते थे। कदम आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत बढ़ाए। एक पल को सोचा कि किसी दोस्त को बुला ले, लेकिन फिर नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। जब वो पास पहुंचा तो देखा कि पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी थी। घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे थे और कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि किसी शहरी माहौल से ताल्लुक रखती है। शाजिम वाकई हैरान था कि इतना बड़ा जंगल और एक मासूम खूबसूरत लगे लड़की अकेली क्या कर रही थी। तुम कौन हो? उसने एहतियात से पूछा। आवाज़ बेनरमी और आंखों में संजीदगी थी। उसने चौंक कर सर उठाया। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ती। वो बहुत घबरा गई थी। सांस तेज चलने लगी थी। उसे फौरन अपनी बंदूक पीछे ज़मीन पर रख दी और थोड़ा पीछे हटा ताकि वो इत्मीनान महसूस करे। तुम फिक्र न करो लड़की, मैं एक इज्जतदार घर का मर्द हूँ। औरत को सर का ताज समझता हूँ, पाँव की जूती नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बस ये बताओ कि तुम इस जंगल में अकेली क्या करेगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस माशरे में एक लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और यहाँ ऐसे कितने दरिंदे घूमते हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसकी इज्जत नोच डालते हैं। उसे हिचकियों के बीच बमुश्किल कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। एक फैमिली के साथ पिकनिक पर आई थी। थोड़ी देर के लिए अलग होगी और फिर वापस ना जा सकी। मुझे घर जाना है, प्लीज़ मेरी मदद करें। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, आंखों में नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही है, लेकिन चेहरे पर सादगी और दर्द की झलक साफ थी। उसने उसे गौर से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे कुदरत की बनाई कोई तस्वीर। एक पल को तो वो भूल गया कि वो शिकार पे आया था। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरे दोस्त यही पास है, वो तुम्हें शहर तक छोड़ देंगे। उसने नरमी से कहा। उसे ये खबर नहीं थी कि जिसकी वो मदद करना चाहता है वही लड़की उसकी ज़िंदगी के रंग बदलने वाली है। माहम ने एक नज़र उसकी बंदूक पर डाली, फिर दूर पेड़ों के पीछे कुछ लोगों पर जो हंसी ठट्टा कर रहे थे। वो हिचकी, लेकिन जल्दी से बोली, आप अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। उसे इत्मीनान हुआ। दिल में खौफ भी था कि कहीं ये शख्स दरिंदा ही ना निकले। शाजिम मुस्कुराया, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। चलो उठो, अब तुम अकेली नहीं हो। उसने कुछ झिझक के बाद उसका हाथ थामा और धीरे से उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसके बाद चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। शाजिम को समझ नहीं आ रहा था कि आज का शिकार उसे कितना अनमोल खजाना देने वाला है। दूर से हवा के झोंकों के साथ जंगल की खामोशी फिर से गूंजने लगी थी, लेकिन अब सिसकियां थम चुकी थी और कदम एक नए सफर की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसमें तकलीफ, बदनामी और मुश्किलात बढ़ी थी। लड़की अभी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक वो पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? पहले तो वो झटकी सोचा झूठ बोल दे, लेकिन फिर उसकी मदद को देखकर सर झुकाकर बोली, महम जुल्फकार। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और वो इसे लेकर आगे बढ़ गया। जब शाजिम महम को लेकर पेड़ों के पीछे से अपने दोस्तों के सामने आया तो सब चौंक गए। किसी ने आंखें सुकेड़ ली, कोई खड़ा हो गया, किसी के चेहरे पर हैरत और सवाल उभरा। वो तीनों सकते में आ गए थे। हैरान थे कि ये लड़की कहाँ से आ गई, ये कौन है? काशिफ ने फौरन पूछा। उसकी नजरें महम के झुके हुए चेहरे पर ठहर गई, लेकिन वो चारों शरीफ ज़ादे थे। अब तक किसी औरत को गलत निगाह से नहीं देखा था। अब भी इरादा वही था। रास्ता भटक गई थी, जंगल में अकेली रह रही थी। शाजिम ने सीधा और मुख्तसर सा जवाब दिया, फिर एक नज़र महम पर डालकर बोला, तुम लोग वापस चलो, मैं इसे शहर लेकर जा रहा हूँ। आज का शिकार यही खत्म। क्या तू पागल हो गया है? सलमान ने चौंक कर कहा। ऐसे किसी अजनबी पर भरोसा? भाई, लड़कियां भी आजकल कम चालाक नहीं हैं। एक पल में उल्टा तुझ पर इल्ज़ाम लगा देगी। वो किसी खतरे की आशंका से बोला था और उसकी बात गलत भी नहीं थी। आजकल के दौर में ना औरत पर भरोसा किया जा सकता है, ना ही बच्ची पर। कौन कब अपने असली रंग दिखा दे कोई नहीं जानता था। शाजिम भाई, अक्ल से काम लीजिए, ये कोई मजाक नहीं है। पता नहीं कहाँ से आई है, क्या चक्कर है? उस्मान ने फिर से कहा था। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप बेवजह फंस जाओगे और अगर आपके पापा को कुछ भी गलत सुनने को मिला तो आप पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। बेहतर होगा कि इसे यहीं छोड़ दो, रास्ता बता दो या कुछ पैसे दे दो। ज़्यादा शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। उन तीनों की बातें सुनकर माम को उसकी सांस जैसे थम सी गई थी। वो सच में ही घबरा गई थी,
लेकिन शाजिम की आंखों में कोई और ही जज्बे चमक रहे थे, एक सुकून, एक यकीन। वो खामोश रहा, बस अपने दोस्तों की बातों को एक नज़र में सुना और नज़रअंदाज कर दिया। उसके चेहरे पर पक्का इरादा साफ झलक रहा था, जो कहा है वही करो, तुम लोग वापस जाओ। वो संजीदगी से बोला और माहम की तरफ पलट कर नरम लहजे में बोला, चलो गाड़ी में बैठो। उसका हर अंदाज ही निराला था। जब भी वो इसे अपनी बात मनवानी होती थी तो इसी तरह का बर्ताव करता था। एक बार में फैसला सुनाकर आगे बढ़ जाता था, सामने वाले की दलील को किसी खातिर में नहीं लाता था। माहम जो खुद भी थोड़ी नर्वस थी, शाजिम की मौजूदगी और उसके अंदाज से थोड़ी मुतमईन हो चुकी थी। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। शाजिम ने उसे फ्रंट सीट पर बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट संभाली और जीप स्टार्ट करके जंगल की कच्ची पगडंडियों से शहर की तरफ रवाना हो गया, इस बात से बेखबर कि आगे उसके लिए एक नया खेल तैयार खड़ा है। रास्ते में माहम चुपचाप बैठी थी, कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी अपनी उंगलियां मड़ोड़ती। शाजिम ने उसकी तरफ देखा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ देर की बात है, तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम अपना पता वगैरह बता। माहम ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में उलझन अब भी थी। वो काफ़ी घबराई हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि पता बताए या खामोश रहे। जबकि शाजिम इंतज़ार कर रहा था कि वो बोले ताकि गाड़ी उस तरफ मोड़ जाए। शाम के साए तेज़ी से गहरे हो रहे थे जब अचानक सामने की सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी। उनकी गाड़ी के सामने बुरी तरह आकर खड़ी हुई। शाजिम ने जोर से ब्रेक लगाई, जीप एक झटके से रुक गई। क्या क्या हुआ है? माहम घबरा कर बोली। शाजिम ने आगे देखा, गाड़ी से 4 आदमी बाहर निकल चुके थे। उनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में अजीब सी चमक थी। शाजिम का दिल धड़का, दिल अनजाने में अपनी जेब में रखे रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। तुम अंदर ही बैठो, वो सख्त लहजे में माहम से बोला और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गया। माहम की नज़रें अब दरवाजे पर जमी थी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो कुछ समझ नहीं सकी कि अचानक इस सुकून भरे माहौल में तूफान क्यों आ गया। क्या वही शख्स आगे थे? उन ख्यालों से उसकी सांसें थमने लगी थी, हाथ पांव कांप उठे थे। शाजिम की आंखें शक से सुकेड़ गई जब चारों आदमी दोस्त जमाते उसके करीब आ रहे थे। उनमें से एक, जिसके चेहरे पर खबासत और खुद एतमादी साफ दिख रही थी, आगे बढ़ा और झुक कर बोला, साहब जी मेहरबानी करें, हमारी लड़की वापस कर दे। वो काफ़ी सख्त लहजे में बोला था। शाजिम ने हैरानी से उसे देखा, पेशानी पर बल पड़ गए। क्या तुम लोग उसके घर वाले हो? वो कुछ सोच कर बोला, लेकिन उसके हाव ताव और लहजे से साफ झलक रहा था कि वो कोई चोर लटेरे थे। दूसरा शख्स जो पिछली जीप में हाथ डाले खड़ा था, तल्खी से हंसा, घर वाले नहीं मालिक हैं, हमारे कोठे की रौनक है, ये खरीदी है हमने, दाम भरे हैं, इसलिए हमारे साथ जाएगी। ये चिड़िया समझती है कि अगर हमारे कोठे से उड़ गई तो हम इसे दोबारा कैद नहीं कर सकते। आज की रात तो इसके बड़े दाम लगेंगे। शाजिम के कदमों तले से जैसे ज़मीन निकल गई थी। माहम जो जीप में बैठी थी खौफ से पीछे सड़क के, उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों में बेबसी की चमक थी। वो थर थर कांप रही थी। बकवास बंद करो। शाजिम का लहजा जहर में डूबा हुआ था। ये कोई चीज़ नहीं है जिसे खरीदा जा सके, निकल जाओ यहाँ से। ये बात उसे हद से ज़्यादा बुरी लगी थी। जिस लड़की को पहली नज़र में उसने दिल दे दिया, उसके बारे में ऐसी वाहियात बात सुनकर वो आग बबोला हो गया था। तीसरे शख्स ने तंजिया कहता लगाया, साहिब आप जैसे लोग तो पैसे देकर ही नहीं किया करते, हम सीधे लोग हैं, हमें हमारा माल वापस दो। अगर हम इसे वक्त पर लेकर नहीं पहुँचे तो कहर बर्पा हो जाएगा, ताराबाई हमें जला देगी। बेहतर है उस लड़की को हमारे हवाले करो, और अगर ज़्यादा ही समाजी खिदमत का शौक है तो किसी अदारे में करो, हमारे मामलात से दूर रहो। शाजिम ने माहम की तरफ एक नज़र डाली जो रूहान सी हो रही थी, और फिर उन चारों पर नजरें गाड़ दी। क्या तुम लोग को एक मासूम लड़की के साथ ऐसा करते शर्म नहीं आती? तुम इसे माल कहते हो? हैवान हो तुम लोग। वो बोला नहीं दहाड़ा था। चौथा आदमी तेजी से आगे बढ़ा और माहम को बाजू से पकड़ने की कोशिश की। चल, बहुत तमाशा हो गया, बहुत देर होगी, चल वापस, हाथ नीचे करो। शाजिम दहाड़ा था। एक ही पल में वो चिपट कर आगे बढ़ा और उस शख्स का हाथ झटक दिया। बाकी 3 भी लपकने लगे। माहौल एकदम तलख हो गया। ये लड़की खुद हमारे पास आई है, हमारी खरीदी हुई चीज़ पर तुम हाथ नहीं रख सकते। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे? जाओ अपना काम करो। शाजिम की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था। वो झट से बोला, लगता है तुम लोगों को इज्जत की जुबान समझ नहीं आती। हालांकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने खुद मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। अभी वो कुछ कहता उससे पहले एक ने हाथ उठाने की जुर्रत की। शाजिम का सब्र टूट चुका था। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर मारा। वो आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा।
बाकी 3 भी लपके। उन्हें हुक्म था कि किसी भी कीमत पर माहम को कोटे पर पहुंचाना है। देर हो जाती तो मामला बिगड़ सकता था। यही वजह थी कि वो अपनी जान पर खेल गए थे। लेकिन शाहजहां किसी तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। एक को गर्दन से पकड़कर पास खींचा और घूंसे बरसाए, दूसरे को बाजू से पकड़कर जीप के बोनट पर दे मारा। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। माहम जीप में कांप रही थी, आंखें फाड़ कर ये मंजर देख रही थी, जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मदद के लिए बाहर आती, बस खौफ भरी निगाहों से अंदर बैठकर तमाशा देख रही थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शाहजहां दहाड़ा था। एक अकेली लड़की को इस तरह बीच सड़क पर रोक कर घेरने की हिम्मत कैसे हुई? मौत के बाद ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखाना क्या? लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को ना किसी का दर्द समझ आता है ना किसी का एहसास। एक बदहाल शख्स जमीन पर रेंगता हुआ बोला, साहब छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। उन चारों की जो दरगत शाहजिम ने अब तक बनाई थी वो वाकई सहम गए थे। शाहजिम ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और एक जोरदार लात मारी। गलती? तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो जानवर भी कबूल ना करें। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। तीसरे ने भी हिम्मत करके कहा, साहिब हमें नहीं पता कि आप कौन है। वो लोग वाकई डर गए थे। उसके मारने का अंदाज और लहजा उन्हें बहुत कुछ समझा चुका था। शाहजिम ने आगे बढ़कर उसके गिरबान में हाथ डाला, चेहरा पास लाकर गिराया, सुनो, खबरदार जो तुम लोगों ने दोबारा उसकी तरफ निगाह भी डाली। मैं शाहजिम खान हूँ, खान खानदान का इकलौता वारिस। अगर फिर से तुम चारों में से किसी को भी उसके आसपास देखा तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा, और भी वो तुम्हारी लाशों समेत। ये सुनकर चारों के चेहरों का रंग उड़ गया और वो एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे। साहिब माफ कर दो, हम कभी इस तरफ रुख नहीं करेंगे और ना ही कोई मांग करेंगे, वादा करता हूँ। शाहजिम ने उन्हें एक लात मारकर दूर किया। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना इंजाम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। वो फिर से दहाड़ा था। कुछ ही पल में उन चारों ने उसका दिमाग घुमा दिया था। अगर पुलिस या कानून का डर न होता तो अब तक जमीन के नीचे होते। बस अपनी फैमिली की वजह से रुक गया था। शाहजिम ने पलट कर माहम की तरफ देखा, जो अब भी सत्ते में बैठी थी। चेहरे पर खौफ की परछाइयां थी। वो जीप का दरवाजा खोलकर उसके सामने झुका और नरम लहजे में बोला, अब सब ठीक है, तुम महफूज हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे साथ शाहजिम खान है तुम हमेशा महफूज रहोगी। माहम की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने धीरे से सर हिलाया। वो वापस घूमकर अपनी सीट पर बैठ गया। एक नज़र उन चारों पर डाली जो ज़मीन पर बड़े तड़प रहे थे, फिर उन्हें देखकर जीप स्टार्ट कर दी। जीप एक बार फिर जंगल के सुनसान रास्तों पर चल पड़ी थी, लेकिन अब माहम की आंखों में डर की जगह भरोसा था और शाहजिम के चेहरे पर वो अज़मी सुकून जो सिर्फ किसी की हिफाजत करने वालों को मिलता है। लेकिन कभी कभी इंसान के कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी दे जाते हैं, और ये भी इन्हीं में से एक था। जीप की रफ्तार धीमी थी, रास्ता सुनसान, मगर अब खामोशी थी। शाहजिम का चेहरा अब भी संजीदा था, आंखों में सवालात का समंदर था। वो बार बार माहम की तरफ देख रहा था, जो अब भी चुपचाप बैठी कांप रही थी। चेहरा आंसू से भीगा था, नजरें झुकी हुई थी और हाथ मुट्ठियों में बंद। ये लोग क्या कह रहे थे? शाहजिम ने आखिरकार सवाल किया, लहजा नरम मगर आंखों में जनजनासा सी तपिश थी। कोठे की रौनक, माहम तुम कौन हो? तुमने कहा था कि तुम रास्ता भटक गई हो, फैमिली के साथ पिकनिक पर आई हो, लेकिन वो कुछ और ही कह रहे थे। ये सवाल उसे काफ़ी देर अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, जो अब उसकी जुबान पर आ ही गया। माहम की आंखों में आंसू और गहरे हो गए। उसने सर झुका लिया। एक पल को तो वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी शाहजिम साहब, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। शाहजिम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे वाकई बहुत बुरा लगा था। झूठ बोलने वाले से वो हमेशा नफरत करता था, लेकिन फिलहाल वो चुप रहा। अब उसकी निगाहों में सवालात और भी गहरे हो गए थे। क्या मतलब? वो सच था या कुछ और है? तुमने कहा था कि तुम घर का रास्ता भूल गई हो, फिर मुझसे कुछ मत छुपा। माहम, आगे तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। बेहतर होगा ये सच्चाई मेरे सामने रख दो कि कौन हो तुम, क्या करती हो, और जंगल में जो तुमने मुझसे कहा था क्या वो सच था या झूठ? हर एक बात मुझे तफसील से बताओ। और रास्ते पर नजरें जुमाए बोल रहा था। माहम ने नम पलकों से उसे देखा। चेहरे पर पछतावे की लकीरें थी। नहीं, वो सच नहीं था। मैं फंस गई थी उनके झूठे वादों में आकर। वो कहते थे कि अच्छा काम दिलाएंगे, पढ़ाई पूरी करवा देंगे, लेकिन असल में वो मुझे एक बाजार का हिस्सा बनाना चाहते थे। वो सर झुकाए धीमी आवाज़ में बोल रही थी। शाहजिम का दिल जैसे कांप गया। अब मेरे खुदा, तुम वहाँ कैसे पहुंची? क्या तुम सच बोल रही हो या फिर ये भी कोई झूठ है?
उसका दिल फिर से शक और सवालात से भर गया था। माहम ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी कड़वी याद को दिल में मिटाने की कोशिश कर रही हो। बस एक रिश्तेदार की मदद से मैंने समझा वो मेरा भला चाहता है, लेकिन जब वहाँ पहुंची तो सारा सच सामने आ गया। जैसे ही मौका मिला मैंने वहाँ से भाग आई। आज 2 दिन हो गए हैं जंगल में छुपते भागते हुए। न जाने क्यों शाजिम को ये भी एक झूठ ही की और कहानी लग रही थी। वो ऐसा ही था, झूठ को पकड़कर सामने वाले को उम्र पल के लिए बेनकाब कर देने वाला। भले ही वो लड़की उसकी मोहब्बत थी, लेकिन अब वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शाजिम ने बेतमादी भरी निगाहों से माहम की जानिब देखा। वो लड़की जो सिर्फ मासूम और खोई हुई सी जान लगी थी, उसकी हकीकत कहीं ज्यादा काली और तकलीफदार थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो धीरे से बोला। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा था, मुझे डर था कि शायद आप भी। वो बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी, और यही सच्चाई थी। इसी डर ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था कि शाजिम उसे ठुकरा ही ना दे। शाजिम ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से स्ट्रिंग थामा और नजरें फिर से सामने की सड़क पर जमा दी, लेकिन अंदर उसका दिल रो रहा था। बस अब और कुछ नहीं सुनना, उसने धीमे से कहा। जो हुआ सो हुआ, अब तुम महफूज हो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों से बहते आंसू, कांपते होंठ और थरथराते हाथ उसे चुप रहने पर मजबूर कर गए थे, वरना अगर माहम की जगह कोई और होती तो अब तक उसे रास्ते में ही छोड़ चुका होता। झूठ से उसे नफरत थी और अब भी उसका दिल यही कह रहा था, लेकिन माहम उसके लिए खास थी। वो बस धीरे से बोला शुक्रिया और अपनी आंखें बंद कर दी, जैसे पहली बार उसे किसी की छांव में सुकून मिला था। लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन वो महफूज रह ले। खामोशी में डूबी जीप उम्मीद की तरफ बढ़ रही थी, इस बात से अनजान कि यही उम्मीद दोनों की जिंदगियों को राख कर देगी। वो इसे लेकर सीधा अपने घर आया। 2 बार माहम ने रास्ता पूछने की कोशिश की थी, लेकिन शाजिम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ नो लिफ्ट का सख्त सा रुख अपनाया हुआ था। जैसे वो विला के बारी गेट से अंदर दाखिल हुए, माहम की नजरें खुद ब खुद चारों तरफ घूम गई। शानदार तमीर, बेशुमार बेमिसाल सजावट और सन्नाटे में डूबा हुआ वो घर एक अजीब से रब में लपटा हुआ था। शाजिम लॉन की तरफ बढ़ा, जहाँ नूरुन्निसा बेगम और साहिल साहब सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। जैसे ही दोनों की नजरें अपने बेटे के साथ आई अजनबी लड़की पर पड़ी, वो चौंक उठे। खानदान में ये पहली बार हुआ था कि कोई बेटा किसी लड़की को घर लेकर आया था। नूरुन्निसा बेगम फौरन खड़ी होगी, हाथ में चाय का कप वहीं का वहीं रुक गया। शाजिम, ये कौन है और इस वक्त एक अजनबी लड़की के साथ कहाँ से आ रहे हो? उन्हें थोड़ा अंदाजा था कि वो शिकार पड़ गया था, लेकिन वापसी पर किसी लड़की के साथ उसे देख दिमाग में एक अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। शाजिम ने मजबूती से अपने कदम टिकाए और संजीदा लहजे में कहा, अम्मी, ये मेरी दोस्त है माहम, बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसके घर वालों ने इसे निकाल दिया है। इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आज रात की हमारे साथ रहेगी, सुबह मैं इसे खुद छोड़ दूंगा। उसने बहुत सलीके से सारी बातों को गोल कर दिया था। नूरुन्निसा बेगम के चेहरे पर नाराजगी और गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। शाजिम, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रहे हो? एक जवान लड़की को इस तरह घर लाना कोई छोटी बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी इसका तुमसे क्या रिश्ता है, खून का या फिर कोई कानूनी रिश्ता? उनका लहजा सख्त था। माहम ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। शाजिम ने अपनी माँ की आंखों में देखकर भरपूर यकीन से कहा, अम्मी, इंसानियत का भी कोई रिश्ता होता है। अगर मैं उसे यूं ही छोड़ देता तो ये किसी हैवान के हाथ लग जाती। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने एक मजबूर को नजरअंदाज कर दूं? वो और भी कुछ कहता, इससे पहले ही साहिल साहब ने चुप तोड़ी। उनका लहजा मुतवाजिन और समझदार था। नूर, शाजिम ठीक कह रहा है। अगर लड़की सच में मुसीबत में है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सिर्फ एक रात की तो बात है। विला इतना बड़ा है कि कोई परेशानी नहीं होगी। गेस्ट रूम खाली है, वहीं रहने दो इसे। नूरुन्निसा बेगम ने हैरत से अपने शौहर की जानिब देखा। साहिल, आप भी? आजकल के दौर में जब लोग उंगलियां उठाने का मौका ढूंढते हैं और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो सच है वही कह रहा हूँ। साहिल साहब ने नन्ही से जवाब किया। क्या हम मेहमान नवाजी के असूल भूल गए हैं? और जब शाजिम कह रहा है वो सिर्फ इंसानियत की तो बात कर रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। नूरुन्निसा बेगम ने आखिरी बार तीखी नज़र से माहम पर डाली और बगैर कुछ कहे गुस्से से लाउंज से बाहर निकल गई। शाजिम ने गहरी सांस ली, माहम की तरफ देखा जो अब भी चुपचाप खड़ी थी। चलो तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूँ।
وہ بولا تھا آخرکار وہ اس کی مہمان تھی، خدمت بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ ماہم نے دھیرے سے سر ہلایا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ دل میں ہلکی سی امید جاگی تھی، جسے طوفان کے بعد کنارہ دکھائی دیا ہو، لیکن یہ کنارہ نہیں بلکہ تباہی کی شروعات تھی۔ رات بوند بوند کر کے پگھلتی رہی اور اگلی صبح کا سورج پوری اپنی روشنی کے ساتھ نکلا تھا۔ سورج آدھے آسمان پر تھا جب ولا کے ہر کونے میں دھوپ نے اپنی کرنیں بکھیرتی تھی۔ گھر کا ماحول خاموش تھا، مگر گیسٹ روم کے سامنے کھڑا شازم ہلکی سی الجھن میں تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ ماہم، اس کی آواز میں نرمی تھی، اندر سے تھوڑی ہلچل ہوئی تھی۔ کچھ پل بعد دروازہ کھلا۔ ماہم بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نیند کی باقی جھلک اور چہرے پر بیتے لمحوں کی تھکاوٹ تھی۔ شازم کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئی، لیکن فوراً نظریں جھکا کر ادب سے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شازم نے دھیرے سے اندر قدم رکھا۔ سب خیریت ہے؟ نیند پوری ہو گئی؟ ماہم نے بس سر ہلایا تھا، آنکھیں اب بھی زمین پر تھی۔ شازم تھوڑا سا قریب آیا، گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، میں نے تمہارے گھر کا پتہ نکال لیا ہے، مجھے کچھ ذریعہ ملے ہیں، ان سے مدد دی ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ماہم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، حیرانی اور الجھن میں اس کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ اس کی آواز دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی، وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اسے جان بوجھ کر پتہ نہیں دیا تھا، لیکن شاید وہ اس کی سوچ سے زیادہ ہوشیار تھا۔ ہاں ابھی، شازم نے نرمی سے جواب دیا۔ ماہم، اس طرح تمہارا میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میری امی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اور تمہاری بھی عزت ہے، لوگوں کو سوالات اٹھانے کی دیر نہیں لگتی، بہتر ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، پھر ہم بعد میں مل سکتے ہیں، ملنے کا بہانہ تو میں ڈھونڈ لوں گا۔ آخر میں اس نے ہلکے مزاح میں کہا تھا تاکہ اس کا موڈ تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ ماہم کی پلکوں میں کپ کپی سی آئی تھی، اس نے دھیرے سے کہا، میں جانا نہیں چاہتی، ابھی نہیں، وہاں سب کچھ ویسا نہیں جیسا لگتا ہے۔ شازم نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ ہے وہاں؟ ماہم نے فوراً نظریں پھیر لی، نہیں کچھ نہیں، بس یہاں آپ کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ شازم کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے نرمی آئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ماہم دیکھو، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت تمہارا جانا چاہیے، کیونکہ کم از کم اب اپنے گھر آگے کی باتیں بعد میں کریں گے، تم بے فکر رہو، آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولا۔ وہ چپ رہی، مگر انکار کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ شازم نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، گاڑی باہر نکالی اس نے۔ ماہم نے دھیرے سے سر لایا، اپنی چادر سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ دل کے کسی کونے میں بے نام سا خوف اور الجھن تھی، لیکن شازم کی موجودگی میں وہ تھوڑا سا سنبھل گئی تھی۔ وہ دونوں ولا کے دروازے سے باہر نکلے اور شازم نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ خاموشی سے دونوں بیٹھے، مگر اس خاموشی میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا، کچھ انکہے سوالات، کچھ انجانی دھڑکنیں، اور ایک سفر جس کا راستہ اب اور بھی پیچیدہ ہونے والا تھا۔ غریب بستی کی گلیوں میں گاڑی کا گزرنا ایک الگ ہی منظر تھا۔ تنگ کچی زمین، آس پاس بچوں کا شور، ایک طرف ٹوٹی چھتوں والے مکان تو دوسری طرف کچھ گھروں پر سفید پینٹ کی بچی کی کھچی چلک۔ ان سب کے بیچ ایک سادہ مگر صاف ستھرا گھر تھا، گیٹ پر لکڑی کا دروازہ جس پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ شازم نے گاڑی وہیں روکی۔ ماہم گاڑی سے اترتے درکتے دل کے ساتھ دروازے کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید اور خوف ایک ساتھ تیرنے لگے۔ شازم نے دھیرے سے ہاتھ تھاما، جیسے حوصلہ دینے کے لیے، اور پھر دروازے پر دستک دی۔ کچھ پل بعد دروازہ چرمراتے ہوئے کھلا۔ سامنے ایک اور ادھیر مرگا شخص چہرے والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ باہر گلی میں تماشا نہیں جاتا تھا۔ ذوالفقار صاحب کی نظر ماہم پر پڑتے وہ غصے سے بڑک اٹھے۔ کون ہو تم؟ وہ گرجے تھے، اور یہ گند کی پٹاری کیوں لے کر آیا ہو ہمارے گھر؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہم پیچھے ہٹنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شازم ایک قدم آگے بڑھا، نرمی لیکن مضبوطی سے بولا، انکل یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ پھنسی تھی، اپنی عزت بچانے کے لیے باغی ہے، اسے سمجھے، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے انداز میں بولا تھا۔ معصوم؟ ذوالفقار صاحب کا کہکا گونجا، یہی نالائق ہے جو ہماری ناک کٹوا کر آئی ہے، جو راتوں کو گھر سے بھاگ گئی تھی، اب تم جیسے لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے، غیرت ہے کچھ تم میں؟ وہ گرج کر بولے تھے۔ شازم نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ اندر سے اس ادھر عمر عورت اور ایک جوان لڑکی باہر آئی، ماہم کی ماں اور چھوٹی بہن۔ بس کرو ذوالفقار، عورت نے اونچی آواز میں کہا، ہماری ناک تو کب کی کٹ چکی ہے، اب تماشا مت بناؤ۔ مگر بہن نے نفرت سے ماہم کو دیکھا۔ ہمارے لیے تم مر چکی ہو، کس منہ سے واپس آئی ہو؟ تمہاری وجہ سے
मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रहेगी? पूरे खानदान ने हम पे थूक थूक फेंका है। माहम सिसकने लगी। अम्मी बस एक बार सुन ले, चुप रहो। जुल्फकार साहब ने गुस्से से दहाड़ते उसका बाजू पकड़ा। चली जाओ यहाँ से, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, हमारे दरवाजे तुम पर बंद है। सारा मंजर देख रहे शाजिम ने फौरन माहम का बाजू थामा। बस बहुत हो गया। इज्जत सिर्फ वही नहीं होती जो लोग देते हैं, कभी अपने घर वाले भी इंसान को जलील कर देते हैं। जो कि आप लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत है। जुल्फकार साहब ने शाजिम को घूरा। ले जा इसे, हम इसका जनाजा पढ़ चुके हैं। दिल में शाजिम ने एक नज़र माहम की तरफ देखा जो आंसुओं में भीगी हुई थी। उसकी आंखों में अब शिकस्त से ज़्यादा हैरानगी थी, अपने ही खून का ऐसा रवैया जिसे उसे अंदर तक तोड़ गया था। चलो माहम, शाजिम ने धीरे से कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। हालात अब उसके हाथ से निकल चुके थे। वो अपनी मोहब्बत को इस तरह बीच राह पर नहीं छोड़ सकता था। माहम ने एक बार पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। शायद दिल के किसी कोने में अब भी कोई उम्मीद बाकी थी, मगर दरवाज़ा उनके पीछे जोर से बंद हो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, उसे लेकर वापस आ चुका था। नूरुन्निसा बेगम को उसने बहुत मुश्किल से संभाला। 2 दिन बीत चुके थे और गेस्ट रूम की फिजा 2 दिन से वैसी ही जमी हुई थी। पर्दे बंद, रोशनी मदम और हवा थमी हुई थी। माहम अभी भी उसी कमरे में बंद थी, दिल टूटा हुआ, आंखें सूजी हुई थी और खामोशी से उसका अकेला हमराज था। और बिस्तर पर बैठी घुट्टों में मुंह दिए सिसकियां लिए रो रही थी, जैसे आंखों के रास्ते दिल का दर्द बहा देना चाहती हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और चौंकी, जैसे किसी ने उसके दर्द को आवाज़ दे दी हो। दरवाज़ा धीरे से खुला और शाजिम अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, लेकिन चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। माहम ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर जल्दी से सर झुका लिया और आहिस्ता से बोली, अस्सलाम वालेकुम। शाजिम करीब आकर एक कुर्सी पर बैठा और उसे खामोशी से देखती रही, आंखों में सवाल और दिल में डर लिए। मैंने नहीं सोचा कि तुम्हारे वालिदैन इतने संगदिल होंगे। शाजिम की आवाज़ में नरमी थी। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तुम्हारी हालत सब कुछ बयान कर रही थी, लेकिन उन्हें तुम्हारी मजबूरी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। माहम की आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा, लेकिन वो खामोश नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कोई गिला या तकलीफ देने नहीं आया, उसने धीमे से लहजे में कहा। मैं सिर्फ एक बात करने आया हूँ और चाहता हूँ कि तुम इसे दिल से सुनो। माहम ने नम आंखों से उसकी जानिब देखा। आवाज़ भरा गई थी। क्या बात है? शाजिम थोड़ा झुककर उसके करीब हुआ और बोला, तुम अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह करोगी? माहम साकित होकर उसे देखने लगी, आंखों में हैरत और दिल की धड़कन तेज हुई। क्या कहा आपने? उसने बेयकीनी से पूछा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ माहम। शाजिम ने पूरी संजीदगी से कहा, तुम इस घर में मेरे निकाह के बगैर नहीं रह सकती। मेरे लिए तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, एक अमानत हो, एक इज्जत हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस माशरे की बेदिल जुबानों का शिकार बनो। माहम के होंठ कांपने लगे थे। दिल की अथल गहराई में कुछ टूटा और फिर जुड़ने लगा। इतनी रुसवाई, इतनी बेइज्जती के बाद अगर कोई इसका हाथ थाम रहा था तो इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ लम्हे वो खामोशी से उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं हाँ कहती हूँ। शाजिम के लोगों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और माहम की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में मौजूद दर्द, डर और बेयकीनी को जैसे किसी ने नरमी से चुप करा दिया था, और वो दोनों एक नए सफ़र की दहलीज पर खड़े थे, इसार और इज्जत के बंधन में जुड़ने के लिए, लेकिन आगे आने वाले हालात से बेखबर। दोपहर की धूप नरमी से झुक चुकी थी, हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। शाजिम विला से सीधा माहम को लेकर नज़दीकी मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। फैमिली को राज़ी करना उसने सोचा भी नहीं था। गाड़ी में दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर दिलों में एक अजीब सा सुकून फैलता जा रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी मस्जिद के सामने रुकी तो दोनों उतरकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। ये एक छोटी सी मगर साफ सुथरी मस्जिद थी। अंदर जाए नमाज बिछे हुए थे, कुरानी आयात की सादा सी खताती थी और काजी साहब पुरसुकून चेहरा माहौल को रूहानी रोशनी से भर रहे थे। शाजिम ने पहले ही मस्जिद के इमाम साहब को इत्तला दे रखी थी। वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। मस्जिद के 2 गवाह भी बुलवा लिए गए थे, जो कि मोहल्ले के बुजुर्ग और शरीफ लोग थे। काजिम साहब ने माहिम को औरतों के मुख्तसर पर्दे वाले हिस्से में बिठाया और शाजिम बैठ गया। कागज़ तैयार थे, निकाहनामा खुला हुआ था। मस्जिद में सादगी और पाकीज़गी का पूरा अक्स नजर आ रहा था। काजी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद माहम की तरफ रुख किया और सवालिया लहजे में बोले,
माहम बिन्नते जुल्फ़कार, आपको शाज़िम खान से निकाह कबूल है? माहम के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में नमी थी लेकिन जुबान पर यकीन की रोशनी थी। जी मुझे कबूल है। ये जवाब 3 बार दोहराया गया और हर बार माहम ने नरम मगर पूरे एतमाद से कहा कबूल है। अब सवाल शाज़िम से किए गए। शाज़िम खान, बिन्नते साहिल खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? शाज़िम ने पूरी संजीदगी और मजबूत लहजे में कहा जी मुझे कबूल है। काजी साहब ने 3 बार वही सवाल दोहराया और हर बार शाज़िम ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कबूल है। उसके बाद काजी साहब ने दोनों गवाहों की मौजूदगी में निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया। दुआएं की गई, आयात मुबारका की तिलावत हुई और फिर काजी साहब ने शाज़िम के हाथ में निकाहनामा थमाते खुशी से कहा मुबारक हो बेटे, तुम्हारा निकाह हो चुका है। बीवी तुम्हारी अमानत है, उसका हक अदा करना। शाज़िम ने हाथ बढ़ाकर कागजात दिए और फिर माहम की तरफ देखा जो कि पर्दे के पीछे खामोशी से बैठी थी। उसकी आंखों में सुकून था जिसे बरसों का दर्द एक पल में धुल गया हो। निकाह के बाद मस्जिद से बाहर निकलते वक्त शाज़िम ने मस्जिद के सेन में खड़े होकर आसमान की जानिब देखा और दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। माहम अब उसके साथ थी, सिर्फ उसकी इज्जत के बंधन में, निकाह के छाँव में। जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। वो जानता था कि घर जाकर उसे बहुत से इम्तहानों का सामना करना है, मगर फिलहाल वो खुश था। उसकी मोहब्बत उसकी हो चुकी थी और ये बात उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। विला की बुलंद दीवारों के बीच शाम ढल रही थी। मगरिब के साये धीरे धीरे जमीन पर फैलते जा रहे थे जब शाज़िम माहिम के हमरा विला के गेट से अंदर दाखिल हुआ। माहम सर झुकाए शर्म और हया की तस्वीर बनी उसके साथ कदम कदम मिलाकर चल रही थी। शाज़िम का चेहरा पुरसुकून था, मगर जैसे ही वो मेन हॉल के करीब पहुंचा, एक आंधी की तरह नूरुन्निसा बेगम उसके सामने आ गई। उनकी आंखों में गुस्सा, माथे पर देवी और लहजे में तूफान था। शाज़िम खान, वो बोली नहीं दहाड़ी थी, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना खानदान का लिहाज किया ना बाप की इज्जत का। ये क्या कर रहे हो? निकाह, और वो भी इस लड़की से? शाज़िम ने माँ की जाने देखा। उनके गुस्से की शिद्दत पर जरा सी हिचकिचाहट नहीं आई। अम्मी, मैंने जो किया बहुत सोच समझ कर किया है। मैंने इस लड़की से निकाह किया है, वो अब मेरी बीवी है। आप प्लीज़ इस बात को रहने दें। नूरुन्निसा का चेहरा और भी लाल हो गया। वो आगे बढ़ी और माहम को सख्त नजरों से घूरा। ना इसका खानदान देखा, ना इसके तौर तरीके, ना इसके असरार, कुछ नहीं देखा। तुम हमारे खानदान के इकलौते वारिस हो और तुमने राह चलती एक लड़की से निकाह कर लिया। शाज़िम ने अपनी जगह मजबूती से खड़े होकर जवाब दिया, अम्मी, ये राह चलती लड़की नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी, जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगाया है। सो प्लीज़ आप चुप हो जाए। नूरुन्निसा ने तंजिया मुस्कान के साथ उसे देखा। मोहब्बत? और तुम्हें ये मोहब्बत किसी शरीफ खानदान से नहीं मिली? शाज़िम की नज़रें माहम पर पड़ी जो कांपते हाथों से दुपट्टा थामे खड़ी थी। फिर वो माँ की तरफ पलटा। अम्मी, मोहब्बत और इश्क में ज़ात, खानदान, नस्ब नहीं देखा जाता, दिल देखे जाते हैं, नीयत देखी जाती है। माहम का दिल जैसे साफ और पाक दिल मैंने कभी नहीं देखा। मैं उसे अपनाता हूँ, उसका साथ निभाता हूँ। अगर मेरी खुशी अजीज़ है तो इस फैसले को आप भी कबूल कर लें। उसकी बातें सुनकर माम का रोम रोम कांप उठा था। नूरुन्निसा कुछ कहने ही वाली थी, मगर शाज़िम ने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर अब मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। आपका बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं, एक शौहर भी है। एक पल के लिए खामोशी छा गई। नूरुन्निसा बेगम की आंखों में बेबसी उभर आई। वो खामोशी से पीछे हटी और बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? बाकी वो इनकी इकलौती औलाद था जिसके साथ मुकाबला करना एक बेवकूफ़ी थी। शाज़िम ने माहम की जानिब देखा, उसका हाथ थामा और नरमी से बोला, चलो तुम्हारा असली घर अब यही है। माहम ने नम आंखों से सर हिलाया और दोनों विला के अंदर दाखिल हो गए। नई जिंदगी की दहलीज पर, इज्जत, एहसार और मोहब्बत के संग। कमरे की फिजा शाम की रोशनी से नरम और मुलायम सी हो गई थी। पर्दों से छनती धूप का आखिरी अक्स दीवारों पर रिंग रहा था। शाज़िम और माहम एक दूसरे के सामने बैठे थे। माहम के हाथ कपकपा रहे थे। वो नजरें चुराते हुए जुबान हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शाज़िम उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? शाज़िम ने नरमी से पूछा। माहम ने होठों पर जुबान फेरी, फिर नजरें झुका दी। आवाज़ भर आ गई, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं जिंदगी की शुरुआत झूठ पर नहीं कर सकती। वो बेसाख्ता बोल पड़ी थी। शाज़िम का चेहरा संजीदा हो गया। वो थोड़ा आगे झुका। क्या बात है माहम, खुलकर बोलो। माहम ने गहरी सांस ली।
पलकों में भारीपन था। फिर धीरे से सर झुकाते हुए बोली, मुझे ट्रेप नहीं किया गया था, मैंने खुद घर छोड़ा था। शाहजहां की पेशानी पर शक्लें उभर आई, मगर वो खामोश रहा। मैं एक लड़की से मोहब्बत करती थी, उसी के लिए घर से भागी, लेकिन उसने उसने मुझे धोखा दिया, मुझे कोठे पर बेच दिया। वो एकदम रुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहां से जान बचाकर भागी और फिर आपसे मिली। शाहजहां चंद लम्हे साकित बैठा रहा, जैसे वो इस सच्चाई को हजम करने की कोशिश कर रहा हो, मगर अगले लम्हे वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत थी। ये अब तीसरी बार तुम झूठ बोल रही हो। वो गरजा था, इसकी अब इंतहा हो चुकी थी। कितने झूठ को सहता, और अब ये लड़के वाली बात तो जैसे उसके वजूद को जलाकर राख कर गई थी। पहले कहाँ भटक गई थी, फिर कहाँ ट्रैप हो गई थी, और अब ये नया सच। आखिर तुम्हारी असल हकीकत क्या है माहम? एक बार, सिर्फ एक बार सच बोलो। माहम कांप उठी, उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। वो मुश्किल से बोली, मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि अगर आपको सच पता चला तो आप भी मुझे छोड़ देंगे। शाहजहां का दिल कुछ पल के लिए पिघला, लेकिन गुस्सा अब भी उसके लहजे में था। मुझे झूठ से नफरत है माहम। अगर तुमने निकाह से पहले सच बोला होता तो शायद मैं वही फैसला करता, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। अब तुम्हारे वजूद से नफरत होने लगी है। इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, जैसे कुछ कर बैठता। माहम ने हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद कर ली। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया डर के मारे किया। मुझे लगा आप मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने वो सब बातें की। शाहजहां चुप हो गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस माहम की सिसकियों और दिल की धड़कनों की आवाज़ रही थी। कमरा अब भी खामोश था, लेकिन फिजा में तनाव बढ़ चुका था। शाहजहां ने एक सख्त नज़र माहम पर डाली और पलटने लगा। कमरे से बाहर निकलने को ही था कि माहम कांपते कदमों से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। शाहजहां प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वो अकेली नहीं रह सकती। मैंने आपको सच्चाई इसीलिए बताई ताकि हम दोनों चैन से रह सकें। अब तुम पर भरोसा नहीं रहा, तुम्हारे वजूद से नफरत होने लगी है। इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, जैसे कुछ कर बैठता। माहम ने हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद कर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया डर के मारे किया। मुझे लगा आप मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने वो सब बातें की। शाहजहां चुप हो गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस माहम की सिसकियों और दिल की धड़कनों की आवाज़ रह गई थी। कमरा अब भी खामोश था, लेकिन फिजा में तनाव भर चुका था। शाहजहां ने एक सख्त नज़र माहम पर डाली और पलटने लगा। कमरे से बाहर निकलने को था कि माहम कांपते कदमों से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। शाहजहां प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब और अकेली नहीं रह सकती। मैंने आपको सच्चाई इसीलिए बताई ताकि हम दोनों चैन से रह सकें। शाहजहां की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार तमाचा माहम के चेहरे पर जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहम सकते में आ गई, उसकी आंखों से आंसू थम गए। वो बस चुपचाप उसे देखती रही, जैसे समझ न पा रही कि क्या हुआ है। शाहजहां की सांसें तेज हो रही थी। उसे घूरते हुए बोला, अब मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद न रखना माहम, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। इतना कहकर वो भारी कदमों से बाहर चला गया। हर उम्मीद, हर ख्वाब माहम के दिल में दफन हो गया। वो बेआवाज़ सिसकियों के साथ जमीन पर बैठ गई, खाली निगाहों से दरवाजे को देखती रही। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने सच क्यों बताया। अगर उसने अंदर छुपा कर रखती तो शायद उसका रिश्ता बच जाता, लेकिन वो रिश्ता झूठ पर शुरू नहीं करना चाहती थी। उसे क्या पता था कि सच्चाई इतनी भारी पड़ेगी। काफ़ी देर तक तो वहीं बैठी रही, फिर उठकर वॉशरूम चली गई, खुद को थोड़ा ताज़ा करने के लिए। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। ना आज से पहले वक्त कभी रुका है, ना अब रुकेगा। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन उसने उसे मना लिया था, उसे उसका हक दे चुका था। लेकिन अब भी वो सर्द जो की तू थी। कमरे की फजा में खामोशी का राज था। दीवारों पर टकी तस्वीर जिसे वो दोनों की खींचातानी को महसूस कर रही थी। माहम धीरे धीरे शाहजहां के करीब पहुंची और उसके चेहरे पर झिझक, आंखों में पछतावा और होंठों पर जमे हुए अल्फाज थे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि शाहजहां ने ठंडे लहजे में कहा, दूर हो जाओ मुझसे, रिश्ता बना लिया ना तुमने, हक भी दे दिया तुम्हें, यही काफ़ी है। बाकी जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी तब खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अभी के लिए दूर हो जाओ मुझसे। वो गरज कर बोला था। माहम सकते में आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल पर तीर चला दिया हो। कांपती आवाज़ में उसने कहा, आप बहुत गलत कर रहे हैं, बेवजह मुझे सज़ा दे रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है शाहजहां, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया।
जो कुछ भी बताया वो सब सच था। मैं सिर्फ आपसे सच्ची होकर जुड़ना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी सच्चाई को ही मेरा गुनाह बना दिया। शाजिम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और गर्ज कर बोला, किस बात की सच्चाई? तुम पहले किसी लड़के से मोहब्बत करती थी, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और अब मेरे सामने झुकी हुई आंखों से वफादारी की बातें करती हो। तुम्हारे दिल में अब भी वही लड़का बसा होगा। असल आग तो इसी बात की उसे लगाई थी कि जैसे उसने दिल से चाहा, वो पहले किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। माहम की आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। उसने नरमी से कहा, नहीं शाजिम, खुदा के लिए मुझ पर शक न कीजिए, मैं सिर्फ आपकी हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मेरी गलती थी, लेकिन मेरा जिस्म नहीं, मेरा दिल और मेरी रूह पाक है। शाजिम की आंखों की सख्ती और बढ़ गई। उसने बेरहमी से कहा, पाक? तुम जैसी औरत के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तुम कोठे से आई हो वहां, कौन जाने कितने मर्दों के साथ चुक चुकी हो, कौन जाने तुम किसके बिस्तर की जीनत बन चुकी होगी। वो धीरे से बोल गया था, इस बात से बेखबर कि अल्फाज किसी के दिल पर किस तरह गिरते हैं। मुझे तुम्हारी कस्में अब यकीन नहीं दिला सकती। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ जज्बात का खेल खेलती है, सच्चाई और वफा की अदाकारी करती है। वो इतनी सख्त बातें इतनी आसानी से कह चुका था जैसे उसे कोई फर्क न पड़ता हो। माहम की सांसें थम सी गई, जैसे जमीन में घड़ गई हो। उसके होंठ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा नहीं है शाजिम, प्लीज ऐसा ना कहिए। मैं कभी भी किसी मर्द के करीब नहीं गई, मैं बस। शाजिम ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मुझे तुम्हारी सफाइयां नहीं सुननी, और ना ही तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे लिए कोई मायने रखते हैं। ये कहते साथ ही वो गुस्से से पलटा और दरवाजा खोला और तेज तेज कदमों से बाहर चला गया। माहम वहीं सख्ते में खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिरने लगे। कमरे की खामोशी ने एक बार फिर उसे अपने साए में ले लिया था। वो बेआवाज रोने लगी, जिसे खुद से अपना वजूद छुपाने की कोशिश कर रही हो, इस बात से बेखबर कि ये तो महज इब्तदा थी, आगे उसे और भी घुटन राहों से गुजरना था। अपने शौहर की नफरत सहनी थी, उसके तेज जुमले सुनने थी, उसके हाथों की सख्ती भी झेलनी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 हफ्ते और बीत चुके थे। 2 दिन पहले ही शाजिम एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। कहने को ये बात थी, लेकिन इस वक्त माहम हद से ज्यादा परेशान थी। छोटी बहन के जरिए उसे ये खबर मिली थी कि उसके अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसने इल्तिजा दी थी कि वो अपने अब्बू से मिलने जाना चाहती है, लेकिन शाजिम को यकीन न आया। उसने इस बात को झूठ करार देकर उसे रोक दिया, बल्कि ड्राइवर को सख्ती से हदायत की कि ये लड़की कहीं नहीं जानी चाहिए। मगर वो नहीं जानता था कि उसकी ये बेरुखी किसी के लिए कितना बड़ा अजाब बन चुकी है। बुखार में तपते माथे के साथ माहम ने एक बार फिर मोबाइल की स्क्रीन पर शाजिम का नंबर डायल किया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल की धड़कनें बेकाबू थी। वो लगातार 3 कॉल्स कर चुकी थी, लेकिन हर बार कट जाने की आवाज़ पर उसका कलेजा चीर देती थी। चौथी बार उसने फिर हिम्मत की, कांपती उंगलियां स्क्रीन पर चली और जैसे ही कॉल मिली दूसरी तरफ शाजिम की कड़कदार आवाज़ आई, क्या मुसीबत है? नज़र नहीं आ रहा कॉल नहीं उठा रहा? बार बार क्यों कॉल कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? माहम ने हिचकियों के बीच रोते हुए कहा, शाजिम प्लीज़, मेरे अब्बू उस दुनिया में नहीं रहे। अभी बहन का फ़ोन आया है, कल से तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं जा रही हूँ, मगर ड्राइवर नहीं ले जा रहा। प्लीज़ आप इसे कह दीजिए मुझे जाने दीजिए, मैं आखिरी बार उनका दीदार करना चाहती हूँ। शाजिम खामोश हो गया था। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे बाप का इंतकाल नहीं हुआ। तुम बस कोई और बहाना बनाकर अपने आशिक से मिलने जा रही हो। मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, कहीं नहीं जाना तुम्हें। घर में रहो और अपनी ड्रामाबाजी किसी और के लिए रखो। शाजिम खुदा का वास्ता मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी माँ मेरी बहनें सब अकेली हैं माँ, मुझे जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। चुप, शाजिम ने दहाड़ कर कहा, बस बहुत हो चुका, तुम घर में रहो और अगर एक कदम भी बाहर निकाला ना तो इंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो कॉल काट चुका था, इस बात से बेखबर कि उस पर क्या क़यामत गुजर रही है। माहम की उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर थम गई, आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे किसी ने उसका दिल नोच कर रख दिया था। आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे, दिल से एक चीख निकली, अब्बू। कमरे में सुनाटा छा गया। वो जमीन पर बैठती चली थी, उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी, मगर आंखों में एक फैसला कुन चमक थी। वो मर गए और उसे फर्क नहीं पड़ा।
वो बड़बड़ाई और अगले लम्हे वो कांपते हाथों से अबाया ओढ़कर तेजी से दरवाजे की जाने पड़ी। ड्राइवर बार बार मना कर रहा था मगर वो इसकी एक ना सुन रही थी। रास्ते से हट जा, मैं जा रही हूँ अपने बाप के जनाजे पर, अगर कोई रोकेगा तो मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। ड्राइवर हक्का बक्का रह गया। वो आंखों में आंसू और दिल में करब लिए दरवाज़ा खोलकर अकेली ही निकल गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे मगर इरादा मजबूत था। बाप की मैयत उसे पुकार रही थी और वो रुकने वालों में से ना थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उसने अपना बाप खोया था। वो भला क्यों किसी कहने पर रुक जाती? इतनी जिल्लत, इतनी तकलीफ वो चुपचाप सहती रहती। उसकी माँ की जलील करने वाली बातें, उसकी रात को उसे बगल घेर कर जकड़ कर तकलीफ देना, हर चीज़ चुपचाप सहती रही। भला ये बातें कैसे बर्दाश्त करती थी कि बाप के जनाजे पर भी होना चाहे? वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। उसके जाने के बाद ही तदफीन वगैरह के इंतजाम मुकम्मल किए गए थे। वक्त गुजरता रहा और पूरे 3 दिन बीत चुके थे। वो अपनी माँ के पास ही उनका गम हल्का कर रही थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। वो सुबह से एक अजीब सी घबराहट में मुब्तला थी। चंद में गुजरे के घर के दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ ही माहौल में एक बेचैनी सी फैल गई। आंगन में कदमों की चाबो गूंजी और माम के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी। और अपनी माँ के साथ कमरे में बैठी थी, सर झुकाए, चुपचाप और उदास। अचानक सामने घर में शाजिम की कड़कदार आवाज़ गूंजी, माम कहाँ हो तुम, बाहर निकलो अभी। उसकी आवाज़ में ऐसा तूफान था कि माम की माँ घबरा कर खड़ी होगी। बेटा आराम से, क्या हुआ है? मगर शाजिम को कुछ सुनाई न दे रहा था। वो गुस्से से कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। माम सहम कर पीछे आती। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उससे पहले ही शाजिम ने उसका बाजू जोर से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद मेरे घर से बाहर निकलने की, वो भी बगैर इजाज़त के? शाजिम सुनिए तो सही, मेरे अब्बू। वो मिन्नत करती रहेगी मगर शाजिम ने एक ना सुनी। चुप रहो, तुम्हें घर जाकर बताऊंगा। उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। माम की माँ पीछे से आवाज़ें देती रह गई, बेटा उसे यूं ना ले जाओ, वो गम में है, अभी अपने बाप को दफनाया उसने। मगर शाजिम का दिल पत्थर हो चुका था। उसे पीछे मुड़कर भी ना देखा। घर आकर उसने माम को बुरी तरह पीटा तो बगैर इजाज़त के वो कैसे गई। इस बात से बेखबर कि खुदा उसे कितने बड़े पछतावों से गुजारने वाला है। एक हफ्ते बाद माम कमरे के कोने में बैठी थी। रंग जर्द पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले हल्के थे और होंठों पर खुशपन साफ नजर आ रहा था। वो बिस्तर के सहारे बैठी थी जब शाजिम कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में फूल था, चेहरे पर बेरुखी छाई हुई थी। शाजिम, हमने धीमी आवाज में पुकारा और रुक गया और एक नज़र उस पर डाली। क्या है? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सीने में घुटन सी हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। माम ने मुश्किल से जुमले मुकम्मल किए। उसके पसीने से भरे चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। शाजिम ने कुछ देर उसे देखा, फिर आंखें बंद की जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। अगली पल उसने मुंह फेर कर कहा, यह भी कोई नया ड्रामा तुम्हारा? तुम्हें हर बात में झूठ बोलने की आदत हो गई है। खुद को बदल लो वरना मैं अच्छे से बदल दूंगा। अब बीमारी का बहाना नहीं, ये सच है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। शाजिम ने ठंडे लहजे में कहा, अब अपनी बकवास बंद करो वहाँ, जब मुझे लगेगा कि तुम वाकई बीमार हो तो खुद ले जाऊंगा। अभी मेरे पास तुम्हारे नाटकों के लिए वक्त नहीं है। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाज़ा जोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया, इस बात से बेखबर कि वो अपने हाथों से 2 जाने गंवाने वाला था। माहम बिस्तर पर गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे और दिल में एक ऐसा दर्द उतरा जो सिर्फ जिस्मानी ना था, वो इस बेरुखी के जहर से भी तड़प रही थी। वक्त और तेजी से गुजर गया और 1 हफ्ता बीत गया। दोपहर का वक्त था, सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी मगर घर की फिजा वीरान सी लग गई थी। शाजिम अचानक दफ्तर से जल्दी घर आ गया था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा साया उसकी रूह को बेचैन कर रहा था। वो सीधा कमरे की जाने पड़ा। दरवाज़ा धीरे से खुला और अगले ही पल कदम जमीन पर घट गए। माम फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके सफ़ेद कपड़ों पर खून के धब्बे थे, आंखें बंद, चेहरा जर्द, सांसें हल्की। शाजिम की आंखें फटी की फटी रह गई। माम, उसने चीख कर पुकारा और लपक कर जमीन पर बैठ गया। माम उठो, माम आंखें खोलो। उसे झिंझोड़ने लगा मगर कोई जवाब न मिला। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। एक पल गनवाए बगैर उसने माम को उठाया, कार में डाला और पागलों की तरह अस्पताल की जाने भागा। थोड़ी देर पहले ही माम को खून की उल्टियाँ हुई थी। खुद को संभालते वो नीचे उतरना चाहती थी
लेकिन आधे रास्ते में आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर डॉक्टरों के हवाले किया। प्लीज उसे बचा लीजिए, खुदा करे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो कांप चुका था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद एक डॉक्टर बाहर आया। चेहरा संजीदा और धीमा था। आवाज धीमी, हमें अफसोस है कि आपकी बीवी और बच्चे दोनों को नहीं बचा सके। ये अल्फाज बहुत सादा थे, मगर शाजिम की पूरी दुनिया उजड़ गई। उसकी आंखें चंदिया गई, उस सख्ते में खड़ा रह गया। अल्फाज जैसे कानों से टकराकर कहीं पीछे गिर गए हों। क्या? उसके होंठों से बामुश्किल निकला। डॉक्टर ने धीमे से अंदाज में बताया, बच्चे की नशोनुमा में दुश्वारी थी। उसके जिस्म में जहर बनने लगा था, जो माँ के जिस्म में भी फैल गया। अगर कुछ दिन पहले इलाज हो जाता तो शायद बचाया जा सकता था। शाजिम पीछे की जानिब लड़खड़ाया। अगर दीवार का सहारा न लेता तो शायद गिर ही जाता। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ देर बाद उसे माहम की लाश दिखाई गई। उस सफेद चादर में लिपटी, आंखें बंद किए, ऐसे सोई थी जैसे किसी ख्वाब में हो। शाजिम के कदम उसके करीब पड़े, हाथ कांप रहे थे, चेहरा आंसू से तर। माहम, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। तुमने एक बार कहा था कि तुम सच कह रही हो, मगर मैंने ना सुना, ना समझा, सब कुछ हार गया। जो लोग हासिल करके भी कदर नहीं करते, अल्लाह उनसे अपनी दी हुई नेमतें छीन लेता है। उसके कदमों में बैठ गया, सर जमीन से टका दिया। मैंने मोहब्बत को सजा दी, तुम्हारे दर्द को झूठ समझा, तुम्हें तनहा किया, और अब मैं तुम्हें बाकी हमेशा के लिए तुम चली गई हो। प्लीज़ लौट आओ, मुझे माफ़ कर दो। वो तड़प तड़प कर रो पड़ा। हस्पताल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। तमाम इंतजामात साहिल साहब ने ही किए थे, क्योंकि उनका बेटा तो इस हाल में था ही नहीं कि वो कुछ कर सके। रात का साया चारों तरफ फैल चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपने कमरे में घुटनों के बल बैठा था, वहाँ जहाँ उसने जिंदगी के ख्वाब बुने थे। आज वो कमरा वीरान और सुनाके से बड़ा था। हाथों में माहम की आखिरी तस्वीर थामे वो रो रहा था। तुम कहती थी कि मोहब्बत की बुनियाद सच्चाई पर होनी चाहिए। मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, तुम्हारी मोहब्बत को गाली दी, और आज तुम मेरे पास नहीं हो। खुदा ने मुझसे मेरी नेमत छीन ली। आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे, लेकिन अब कोई उसे थपकी देने वाला ना था, कोई बोलने वाला ना था। शाजिम की आंखों में वो मंजर चमकने लगा जब माहम ने कहा था कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, और आज उसी मुखलिसी का सिला सिर्फ तन्हाई, पछतावा और अज़ियत थी। ऐसे लोगों के साथ यही होता है जो मासूम, बेगुनाह और मुखलिस लोगों को तकलीफें देते हैं। ऊपर वाला भी उनसे हर वो सहूलत छीन लेता है, हर वो नेमत छीन लेता है जो उसने उनके हक में दी हो। बेशक मोहब्बत अगर आसानी से हासिल हो जाए तो उसकी कदर इंसान खो ही देता है। अब शाहजहां की जिंदगी में क़यामत तक का इंतज़ार लिखा जा चुका था।